बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आगे जाकर कई रिएक्शन आते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले आते हैं, फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन आते हैं। लेकिन अल्काइल हैलाइड की ओवरऑल जो रिएक्टिविटी है या जिन फैक्टर से अल्काइल की रिएक्टिविटी रिलेटेड है वो फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि देयर आर टू मेन फैक्टर विच कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। दो ही फैक्टर हैं जिससे अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी रिलेटेड है। नंबर वन, बॉन्ड पोलरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसके बाद सेकंड फैक्टर जो है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड। जैसे बॉन्ड एनर्जी आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को हम जनरली बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और याद रखना है कि जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है ना वो अल्काइल हैलाइड में कोई नहीं होता, क्योंकि कार्बन जो है वो अल्काइल हैलाइड में आप लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि कार्बन जो है वो अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिड होता है। तो sp3 हाइब्रिड होने की वजह से कार्बन जो है वो हाइड्रोजन या बाकी कार्बन के साथ या हैलोजन के साथ सारे कौन से बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, और सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो कंपैरेटिवली स्ट्रांगर बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हैलोजन का है ये और भी ज्यादा स्ट्रांगर होता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी भी है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, लिहाजा हैलोजन का जो एटम है वो अपनी तरफ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हैलोजन के करीब रहते हैं, जिसकी वजह से हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से अल्काइल हैलाइड आर पोलर सब्सटेंसेस, ये सारे पोलर होते हैं। तो एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की अट्रैक्शन है और दूसरी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन है। तो ये वाले जो बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली स्ट्रांगर होता है। अब इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि ज्यादातर रिएक्शन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीशी को कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? वो आकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो तो हैलोजन इजीली या जल्दी नहीं निकल सकेगा, लिहाजा रिएक्टिविटी स्लो होगी, रिएक्शन स्लो होगा। और अगर ये बॉन्ड एनर्जीज कम है तो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है, जिसके बाद न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैच हो जाएगा और रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों फैक्टर को आगे आप डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस स्लाइड में आपने ये ज़हन में रखना है कि एक तो कार्बन sp3 हाइब्रिड है, अल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, फिर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, लिहाजा हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल आकर अगर कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वैसे भी ज्यादा है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है,
लेकिन इस पोलर नेचर की वजह से पार्शियल और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड इंथैल्पी है वो जनरली ज़्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी में ये दोनों फैक्टर आप पढ़ेंगे, इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे, और इस हवाले से अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उमूमन आते हैं। इसमें ज़रा आप देखें बॉन्ड पोलरिटी, मैंने पहले स्लाइड में आपको बता दी कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लिहाजा हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जो कार्बन का एटम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि अगर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलर होता है या अल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये इन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है। अब वो जो कार्बन हेलोजन की बॉन्ड की पोलैरिटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो हेलोजन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप देखें जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, कार्बन की 2.5 है, तो यहाँ पर फ्लोरीन और अगर यहाँ कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच हो तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, लिहाजा फ्लोरो वाले जो अल्काइल हैलाइड है उनमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी। क्लोरीन और कार्बन की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा सा कम है, तो इसी वजह से ये बॉन्ड इस बॉन्ड की पोलैरिटी पर फ्लोरीन वाले कंपाउंड से थोड़ी सी कम होगी। इसी तरह ब्रोमीन की और कम होगी पोलैरिटी। आयोडीन की आप वैल्यू देख रहे हैं, आयोडीन और कार्बन तो आप समझ ले के यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो बेसिकली पोलैरिटी, जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो डिपेंड करती है कार्बन और हेलोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा पोलैरिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये आप देखें bond polarity, the molecule of alkyl halide is polarized due to the greater electronegativity of the halogen as compared to carbon. Halogen become nucleophile in character. Nucleophile का मतलब क्या है कि इनके ऊपर partial negative charge होता है, which can be replaced by another nucleophile on the basis of bond polarity. Reactivity of alkyl halide decreases in the following order. अगर आप polarity consider करते हैं तो फ्लोरीन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, लिहाजा ऐसे कंपाउंड में पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर क्लोरीन वाले अल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी थोड़ी सी कम होती है, ब्रोमीन में उससे कम होती है और RI में इससे भी कम होती है। लिहाजा रिएक्टिविटी पर फ्लोराइड की ज़्यादा होगी। अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी को लेते हैं तो बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और न्यूक्लियोफाइल आकर इसको रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे ये कि चूंकि फ्लोरीन की जो है ना वो पोलैरिटी ज़्यादा है तो इसको रिप्लेस करना जो है वो आसान है, और इसी तरह आयोडाइड को की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो तो ऐसे रिएक्शन आमतौर पर अल्काइल हैलाइड में बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में क्या होता है, आमतौर पर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो हेलोजन के साथ अटैच होगा और जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसमें जल्दी अटैचमेंट हो जाएगी। लेकिन इस तरह की रिएक्शन जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो अल्काइल हैलाइड के बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन में ये होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आकर वो हेलोजन को अपनी जगह से रिप्लेस करता है, तो उस रिप्लेसमेंट के नतीजे में हमारे पास सबसे डोमिनेंट जो फैक्टर होता है वो बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है बल्कि बॉन्ड एनर्जी है। तो अगला जो फैक्टर है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी से रिलेटेड रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के थोड़े से हैं, लिहाजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है रिएक्टिविटी के लिहाज से है वो बॉन्ड एनर्जी है। अब हम अगले स्लाइड में बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर पढ़ेंगे और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट वाले स्लाइड में बता दिया है कि कार्बन और हेलोजन के दरमियान वैसे भी सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर पोलैरिटी भी बीच में आ जाए तो बॉन्ड को और स्ट्रेंथ मिल जाती है, बॉन्ड एनर्जी और मजीद बढ़ जाती है। जैसे अगर फ्लोरीन अटैच है, अल्काइल फ्लोराइड है, तो उसमें क्या होता है, अल्काइल फ्लोराइड में यह होता है कि फ्लोरीन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सॉरी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इसकी ज़्यादा होती है। अब आप देखें कि अगर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो तब अटैच होगा जब फ्लोरीन निकल जाए या हेलोजन निकल जाए। अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, वो जल्दी नहीं निकलता, आसानी से नहीं निकलता, तो न्यूक्लियोफाइल के कार्बन के साथ अटैच होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से अल्काइल फ्लोराइड जो है इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है अगर हम बॉन्ड एनर्जी को लेते हैं। लेकिन आपने जैसे देखा कि कार्बन और आयोडीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल जीरो के तकरीबन बराबर है, तो ऐसी हालत में बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी कम है, अट्रैक्शन कम है, लिहाजा इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। अब बॉन्ड एनर्जी कम होने से क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ब्रेक होगा, जिसकी वजह से उस न्यूक्लियोफाइल के लिए कार्बन के साथ अटैच होना आसान हो जाता है। तो आयोडाइड की अगर हम बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर लेते हैं, जो कि एक डोमिनेंट फैक्टर होता है, तो अगर हम आयोडाइड का बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो बहुत जल्दी ब्रेक होगा, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी कम है, बॉन्ड की एनर्जी कम है, लिहाजा ये जल्दी ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैच होगा, लिहाजा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो असल चीज़ हमारे पास जो रिएक्टिविटी में है वो बॉन्ड पोलैरिटी भी है, लेकिन उसके साथ साथ मेन जो हमारे लिए फैक्टर है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। So bond energy experiment have shown that the bond energy of carbon halogen bond is the major factor which decide the reactivity of alkyl halide and not the polarity of the molecule. ये मैंने बार बार आपको कहा कि पोलैरिटी भी एक फैक्टर है, लेकिन वो एक डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर जो है, मेजर फैक्टर जो है वो बॉन्ड एनर्जी है। A study of the bond energy of carbon halogen shows that carbon fluorine bond is the strongest. जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, तो न्यूक्लियोफाइल देर से अटैच होगा या न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज आयोडाइड, फिर उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद फिर क्लोराइड की रिएक्टिविटी, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोराइड शो करते हैं। बॉन्ड इतना मतलब इनफैक्ट द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज सो स्ट्रांग, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है, कार्बन की 2.5 है, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा डिफरेंस इसी में है। तो बॉन्ड इसका इतना स्ट्रांग है दैट अल्काइल फ्लोराइड डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, कि ये रिएक्शन नहीं करते। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब हम अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर फ्लोराइड की बजाय हम ब्रोमाइड या क्लोराइड यूज़ करते हैं। आयोडाइड भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और क्लोराइड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब ये नीचे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन के ऊपर वो अटैक करेगा, उसके नतीजे में हाइड्रोजन का एटम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट हासिल होगा। इसी वजह से आप देखें कि मुख्तलिफ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आकर हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेंगे तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेंगे, और यही वजह है कि अल्काइल हैलाइड जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए प्रीकर्सर के तौर पर यूज किए जाते हैं। प्रीकर्सर का मतलब है कि स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर अल्काइल हैलाइड यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारी एग्जांपल है, आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है, एक्स हैलोजन है। न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे OH आ जाए तो OH X को रिप्लेस कर लेगा और R OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएंगे।
अगर यहाँ पर RO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो ROR बन जाएंगे, ईथर बन जाएंगे। अगर RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ जाए और X को रिप्लेस कर ले तो एस्टर बन जाएंगे। तो H2S से अगर HS न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो HS नेगेटिव जो है वो X को रिप्लेस कर लेगा और RSH बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इस अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफाइल की मदद से मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल जब हम यूज करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं। ये बहुत सारे कैटेगरी के कंपाउंड हम इनकी मदद से बना सकते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड जो है ना, ये तकरीबन हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रिपरेशन जो है वो हम अल्काइल हैलाइड से करते हैं। और इसी तरह की रिएक्शन जो है वो आगे पूरी डिटेल में भी आएंगे, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशी है ये सारे, दीज आर न्यूक्लियोफाइल, ये एक्स को रिप्लेस करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इसकी मदद से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। So alkyl chloride, bromide and chloride are good substrate for nucleophilic substitution reaction. Substrate क्या है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कर लूंगा। A variety of nucleophile can be used to generate a range of new functional group. The following diagram reflects some of the more important reaction you may encounter. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, एस्टर बनाने के लिए और भी अल्काइंस बनाने के लिए, अमाइंस बनाने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इनको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। इस स्लाइड में आप देखें न्यूक्लियोफाइल क्या है और लिविंग ग्रुप क्या होता है। ये मैं पहले भी क्लियर करा चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। अब न्यूक्लियस के ऊपर जैसे आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आमतौर पर एक पॉजिटिव चार्ज के करीब कौन सी स्पीशी आती है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वही स्पीशी पॉजिटिव के करीब आती है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी या पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी हमेशा नेगेटिव या जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सो अ न्यूक्लियोफाइल इज, क्योंकि ये वर्ड आप इस रिएक्शन में इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे। अ न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कौन सी होती है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर हो। दैट विल रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी। जहां भी पॉजिटिव चार्ज हो, जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस चीज के साथ न्यूक्लियोफाइल जाकर रिएक्शन करते हैं। A substitution implies that one group replace another. Substitution का मतलब क्या है कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को या दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करता है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। So nucleophilic substitution reaction occur when an electron species, the nucleophile, react at an electrophile carbon attached to the electronegative group. यहाँ पे ये चीज आप देखें कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफाइल जब आएगा वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और क्या हो जाएगा कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए तो ये लिविंग ग्रुप, यहाँ पे उमूमन अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप हेलोजन होता है तो वो अलग हो जाएगा। तो जो ग्रुप अलग होता है, जैसे हेलोजन का ग्रुप अलग होता है, उसी को हम लिविंग ग्रुप या डिपार्चर ग्रुप कहते हैं, तो वो अलग हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल ने चूंकि वो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर लिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक कर रहा है, यहाँ अगर अल्काइल हैलाइड में देखें तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर रहा है। तो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जो है वो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड आयन है, OH नेगेटिव आयन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसकी एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल्स की। एथोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। वाटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और इसके ऊपर
ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। NH3 भी इसी तरह है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन चूंकि इसके पास एक लोन पेयर है, लिहाजा ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बाकी इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है या बेस क्या होता है? इट इज अ स्पीशी रिच इन इलेक्ट्रॉन एंड हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। इन मोस्ट केसेस इट इज अ बेसिक। ये बेसिक होते हैं। जैसे लेविस बेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लेविस बेसिस। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऑलमोस्ट बेसिस होते हैं। इट में बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज वाले सारे मतलब न्यूक्लियोफाइल या बेसिक करेक्टर वाली स्पीशीज होती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जिनके पास लोन पेयर है वो भी न्यूक्लियोफाइल या बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। अब इससे अगले लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म, उनकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। और वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर देखा गया है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो ये यहाँ तक आप स्टडी कर ले। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम पेश आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे फिर राबिता कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।